मत नहीं बन पा रहा था। हाँ कम थे और ना अधिक। मंत्री से लेकर सलाहकारों तक, यहाँ तक कि उनके स्वयं के परिवारजनों ने इस निर्णय के लिए उन्हें मना किया। लेकिन छत्रपति को जो दृष्टिगोचर हो रहा था वो किसी और को नहीं। उन्हें दिख रहा था एक महान राजनीतिज्ञ, एक धैर्यवान संगठक और एक निर्भय योद्धा जिसे मृत्यु का भी भय नहीं था। और इस प्रकार उस नवयुवक को मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित किया गया। आगे चल के ये छत्रपति के जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक सिद्ध होने वाला था। इस नवयुवक ने राजनीति की शिक्षा अपने पिताजी से ली थी, जो चिरकाल से छत्रपति के पेशवा रहे थे। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि उनका पुत्र किशोरावस्था से पूर्व ही राज और रणनीति दोनों में दक्ष और युद्ध कौशल में सिद्धहस्त हो। यह नवयुवक कालांतर में एक कुशल नीतिज्ञ और महान योद्धा बनने वाला था। ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर युद्ध लड़े परंतु कभी पराजित नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में मैं लेकर आया हूं पेशवा बाजीराव बल्लाल की शौर्य गाथा। किसी से भी बाजीराव के बारे में प्रश्न करिएगा तो अधिकांश लोग कहेंगे, अरे वाह क्या महान प्रेमी था बाजीराव, अपने प्यार के लिए मर तक गया। कुछ लोग उन्हें बाजीराव मस्तानी कहकर बुलाएंगे। आप भी सोचेंगे कि एक मराठा पेशवा के लिए कितना अटपटा उपनाम है ना। भारत का चलचित्र उद्योग, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसने इस महान योद्धा की छवि एक बिखरे हुए प्रेमी की बना दी है, जो एक विषादग्रस्त मृत्यु को प्राप्त होता है। पर आपने जिस बाजीराव को सिनेमा के पर्दे पर देखा, वास्तविक पेशवा बाजीराव उससे उतने ही भिन्न है जितना अग्नि जल से और गगन थल से। बाजीराव का जन्म नासिक के पास सिन्नार में हुआ था। उनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। जब 1720 ईस्वी में विश्वनाथ जी की मृत्यु हुई, तब छत्रपति शाहूजी महाराज ने बाजीराव को पेशवा घोषित किया। उस समय बाजीराव की आयु मात्र 20 वर्ष की थी। जब बाजीराव पेशवा बने, मराठा साम्राज्य न सिर्फ समृद्ध था बल्कि शक्तिशाली भी था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए मराठा साम्राज्य को डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूल करने की स्वीकृति दे रखी थी। परंतु ये मुगलों के उदारवादी हृदय नहीं बल्कि विवशता के कारण था। मुगल साम्राज्य निर्बल हो चला था और बाजीराव को यह बात भली भांति ज्ञात थी। वो इस स्थिति का लाभ लेना चाहते थे, परंतु उनके पथ में बाधा बहुत थी और पहली बाधा तो आंतरिक कलह के फलस्वरूप ही थी। वो एक 20 वर्षीय नवयुवक थे और दरबार के प्रौढ़ मंत्रियों और परिषद गणों की आंखों में सदा खटकते थे। परंतु चतुर बाजीराव के पास इस समस्या का एक अति उत्तम समाधान था। उन्होंने मल्हार राव होलकर, रावजी शिंदे और पवार बंधुओं जैसे मेधावी और वीर नवयुवक चुने और उन्हें लेकर अपना स्वयं का ही एक दल बना डाला। बाजीराव का यह नैसर्गिक चातुर्य और निर्भय स्वभाव डेक्कन के निजाम उल मुल्क असफ जाह प्रथम के राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला था। वो निजाम जिसने मराठा साम्राज्य को हड़पने का स्वप्न न जाने कब से देख रखा था। निजाम की अपनी स्वयं की भी एक बड़ी मनोरंजनक कथा है। निजाम को 1721 में मुगल साम्राज्य का उच्चाधिकारी बनाया गया था, लेकिन निजाम था बड़ा ही महत्वाकांक्षी और उसे डेक्कन का सुल्तान बनना था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को इसकी भनक लग गई और निजाम को 1723 में अवध बुला लिया गया। निजाम ने विद्रोह कर दिया और साथ साथ डेक्कन की ओर कूच भी कर दिया। साखर खेड़ा का युद्ध हुआ और निजाम ने मुगलों को धूल चटा दी। मुगल बादशाह ने विवशता में निजाम को डेक्कन का वायसराय घोषित कर दिया। परंतु इस युद्ध में निजाम ने आखिर इतनी सहजता से मुगलों को कैसे पराजित कर दिया? उत्तर है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव, जिनका लक्ष्य केवल मुगल साम्राज्य था, उन्होंने इस युद्ध में निजाम की सहायता की। लेकिन निजाम सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं बल्कि लोभी भी था
और मराठा साम्राज्य को हथियाना उसका सबसे बड़ा स्वप्न था। निजाम ने एक विषैले सर्प की भांति मराठा साम्राज्य को अपना निशाना बनाने का प्रयत्न आरंभ किया और इसके लिए उसने सहारा लिया मराठा साम्राज्य में फैले आंतरिक कलह का। उसने शाहूजी द्वितीय से सांठगांठ करने का प्रयत्न किया और ये भी आश्वासन दिया कि मराठाओं को हराने के बाद वो शाहू जी का राज्याभिषेक कर देंगे। इसका फल निजाम को शीघ्रता से मिला जब पेशवा बाजीराव ने निजाम के साम्राज्य के हृदय पर ही कुठाराघात करना आरंभ किया। अपने दंड के साथ यम की तरह शोभायमान बाजीराव ने जालना से लेकर विदर्भ तक निजाम के साम्राज्य को ऐसे तहस नहस कर दिया जैसे कोई दावानल वन को जलाकर भस्म कर देता है। बाजीराव फिर बुरहानपुर होते हुए गुजरात की ओर अग्रसर हुए। निजाम फुफकारते हुए सर्प की भांति एक बड़ी सी सेना लेकर उनके पीछे चला। जब बाजीराव ने समझ लिया कि निजाम उनके पीछे पीछे है तो उन्होंने अपने चातुर्य का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गुजरात के मुगल सूबेदार को यह कहा कि निजाम की सेना मुगलों पर आक्रमण करने आ रही है। मुगल तुरंत हरकत में आए और निजाम को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। परंतु गुजरात तो मात्र एक छलावा था। असली लक्ष्य तो डेक्कन की राजधानी औरंगाबाद थी। निजाम सब छोड़ छाड़ कर अपनी राजधानी बचाने को भागा। बाजीराव के पास अपने शत्रुओं की मनःस्थिति जानने की एक अद्भुत कला थी। सबसे पहले उन्होंने उन बंजारों को पकड़ा जो निजाम की सेना को भोजन पहुंचाते थे और समय पड़ने पर लड़ाके भी। और जब निजाम और उसकी सेना गोदावरी नदी पार कर रही थी, बाजीराव की सेना उन पर वैसे ही टूट पड़ी जैसे इंद्र की सेना असुरों पर। व्यूह अकाट्य था और मराठा सेना अयोध्य। 2-4 लात घूंसों को छोड़कर कोई युद्ध नहीं हुआ। पालखेड़ गांव में मुगलों के वायसराय ने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही उसने मराठा साम्राज्य को डेक्कन क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार भी दिया। बाजीराव अचानक से देश में सबसे लोकप्रिय नाम बन गया। कवियों और कथाकारों को नया नायक मिल गया। बाजीराव के रण कौशल, चातुर्य और शौर्य का डंका पूरे देश में बज रहा था। जहां बाजीराव महानता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं उनके अनुज चिमाजी भी कुछ कमतर नहीं थे। उन्होंने मालवा में एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया और अजमेरा में 6 घंटे तक चले लगातार युद्ध के बाद मुगल सूबेदार और उसके भाई दोनों को यमलोक भेज दिया। जैसे ही चिमाजी का विजय का समाचार सर्वविदित हुआ, बाजीराव ने बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर धावा बोल रखा था और बुंदेलखंड के वृद्ध राजा छत्रसाल ने पेशवा से सहायता की विनती की थी। बंगश मुगलों की सेना में 52 हजारी सरदार था। 52 हजारी सरदार उन सेनानियों को कहते थे जिनके नीचे 52 हजार सशस्त्र लड़ाकों की सेना होती थी। बाजीराव ने बुंदेलखंड पहुंचने के लिए एक निर्जन जंगली रास्ते का प्रयोग किया और अचानक यमराज की भांति प्रकट हो गए। बंगश के हाथ पांव फूल गए। 3 महीने तक युद्ध हुआ और बंगश परास्त हुआ। बंगश ने आत्मसमर्पण किया और बुंदेलखंड पर कभी आंख न उठाने की संधि पर हस्ताक्षर भी किए। वृद्ध राजा छत्रसाल बाजीराव पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाजीराव को उनकी वीरता के लिए अपने राज्य के तृतीय भाग का अधिपति घोषित कर दिया और साथ ही साथ अपनी एक पुत्री का विवाह भी उनके साथ करने का प्रस्ताव सामने रखा। हम बुंदेलखंड की इस कथा के बाकी भाग पर बाद में आएंगे। तब तक देश के राजनीतिक तापमान में भारी परिवर्तन हो रहे थे। मालवा प्रांत में उथल पुथल मची थी और मुगलों ने जय सिंह को मालवा का नियंत्रक घोषित कर दिया था, परंतु मराठाओं ने जय सिंह को 1733 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था। इसके बाद 2 और लड़ाइयां हुई और हर बार विजय श्री ने मराठाओं का ही आलिंगन किया। थक हार कर मुगलों ने मालवा से कर स्वरूप प्रतिवर्ष 22 लाख वसूलने का अधिकार मराठाओं को दिया। जय सिंह ने मुगलों से बात कर बाजीराव को मालवा का सह नियंत्रक घोषित करवा दिया। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाजीराव ने जय सिंह को अपनी ओर मोड़ लिया था।
और जय सिंह ने ही उन्हें मुगलों के निर्बलता से अवगत कराया था और साथ ही साथ यह भी कहा था कि मुगलों को पराजित करने का इससे अच्छा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। जो मराठा साम्राज्य बाजीराव के पहले सतारा के आसपास सिमटी हुई थी, वो अब यमुना और चंबल के किनारे तक पहुंच रही थी। उत्तर दिशा की ओर कूच करने का यह सुनहरा अवसर था। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने दिल्ली की ओर कूच किया। एक दिन में 40 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा करते हुए बिना किसी चेतावनी के मराठा अश्वारोही दल अप्रैल 1737 के पहले हफ्ते में दिल्ली के बाहर पहुंच गया। बाजीराव का आगमन इतना त्वरित था कि दिल्ली में भय के मानो काले मेघ से आच्छादित हो गए। मुगल बादशाह को सकुशल दिल्ली से बाहर निकालने के लिए नौका तक की व्यवस्था कर दी गई थी। मुगल बादशाह भय से कांप रहा था। उसने अपने सिपह सलार सादत अली खान को आगरा से कूच कर मराठा सेना को रोकने को कहा। तब तक मराठा सेना यमुना पार कर गंगा यमुना के बीच के भूखंड पर गड़े मुगलों के कीर्ति स्तंभों को धूल धूसरित कर रही थी। उन्होंने मुगलों की कई टुकड़ियों को धूल चटा दी थी। सादत खान ने मराठा सेना की एक छोटी सी टुकड़ी पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। उसे लगा कि उसने शायद युद्ध जीत लिया है और प्रसन्नता से झूमते हुए सादत अली खान मथुरा की ओर प्रस्थान कर गया। तब तक मराठाओं की मुख्य सेना, जिसके आगे आगे स्वयं बाजीराव थे, वो दिल्ली के पास ताल कटोरा तक पहुंच चुके थे। मुगल बादशाह ने मीर हसन खान को आगे भेजा। मराठा सेना ने उसका स्वागत अपनी तलवार से किया और 28 मार्च 1737 के दिल्ली के युद्ध में मराठाओं ने मुगलों को बुरी तरह से परास्त किया। परंतु सादत खान की बड़ी सेना मथुरा से कूच कर रही थी, इसलिए मुगल साम्राज्य के सम्मान को कुचलने के पश्चात बाजीराव ने दिल्ली से प्रस्थान कर लिया। इससे मुगल साम्राज्य की चहुं ओर घोर निंदा हुई। यहां तक कि फारस में बैठे नादिर शाह ने मुगल बादशाह को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे संकट की घड़ी में मुगलों को उनका पुराना मित्र और शत्रु निजाम स्मरण हो आया। निजाम ने भी इस भाग्य प्रदत्त अवसर का भरपूर लाभ उठाया। उसने मुगलों से पैसे, भूमि और घोड़े सब मांगे और साथ साथ मांगी उपाधियां, और मुगलों ने उसकी सारी मांगे पूरी भी की। मुगलों की एक बड़ी सी सेना लेकर निजाम मराठा सेना के पीछे पीछे भागा। दोनों सेनाओं का आमना सामना भोपाल में हुआ और फिर हुआ भोपाल का युद्ध। मराठा सेना ने मुगल सेना का मखौल बना दिया। निजाम ने फिर से घुटने टेक दिए और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। मालवा का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया और मुगलों को क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए भी देने पड़े। और तो और निजाम ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो अब जीवन भर शांति संधि का उल्लंघन नहीं करेगा। 39 वर्ष की आयु में बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को तापघात से हुई। उस समय बाजीराव दिल्ली पर दूसरा आक्रमण करने वाले थे और यह आक्रमण निर्णायक होने वाला था। उन्होंने खरगोन जिले के रावेरखेड़ी में अपनी आखिरी सांस ली और नर्मदा नदी के सुरम्य घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब आइए कथा के उस भाग पर आते हैं जिसे हमने पूरा नहीं किया था और बीच में ही छोड़ दिया था। जब बाजीराव ने बुंदेलखंड पहुंचने के लिए एक निर्जन जंगली रास्ते का प्रयोग किया था और अचानक यमराज की भांति प्रकट हो गए थे। जब बंगश के हाथ पांव फूल गए थे। जब 3 महीने के लगातार युद्ध के पश्चात बंगश ने आत्मसमर्पण किया था और बुंदेलखंड पर कभी भी आंख न उठाने की संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। जब वृद्ध राजा छत्रसाल बाजीराव पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बाजीराव को अपने राज्य के तृतीय भाग का अधिपति घोषित कर दिया था और साथ ही साथ अपनी एक पुत्री का विवाह भी उनके साथ करने का प्रस्ताव दिया था। इस पुत्री का नाम था मस्तानी, जिसे राजा छत्रसाल की एक मुस्लिम उप स्त्री ने जन्म दिया था। परंतु राजा छत्रसाल ने उसे अपनी वैध पुत्री की तरह पाल पोसकर बड़ा किया था। मस्तानी का विवाह बाजीराव के साथ किया गया था। यह विवाह एक राजनैतिक विवाह था और वृद्ध बुंदेल राजा के प्रति सम्मान के कारण बाजीराव ने यह विवाह किया था।
बाजीराव के महान जीवन में मस्तानी की कथा यहीं आरंभ होती है और यहीं समाप्त भी। परंतु अगर हम बाजीराव के जीवन पर लिखित कथाओं, उपन्यासों और चलचित्रों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाजीराव का जीवन मस्तानी के साथ आरंभ होता है और मस्तानी के साथ ही समाप्त भी। नाम है पेशवा बाजीराव बल्लाल, वो योद्धा जिसने निजाम को एक नहीं कई बार पराजित किया था, वो योद्धा जिसने मुगलों के राजधानी को कंपायमान कर दिया था और बिना किसी खरोच के सकुशल लौट कर आया था, वो सेनानी जिसने जीवन पर्यंत कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखा था। बाजीराव सिर्फ एक कुशल सेनानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनानी हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिसे साहित्य, कला और सिनेमा जगत के बुद्धिजीवियों ने एक निरुत्साह प्रेमी के रूप में सदा के लिए चित्रित कर दिया है। ये थी कहानी पेशवा बाजीराव बल्लाल की, भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनानी की। ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे।